चलिए फिर डे 2 का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज डे 1 का डिस्कशन आप सभी ने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो जाकर अभी भी देख लो, एक ही दिन हुआ है भाई, गैप मत करो, रेगुलर करो। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर 55 दिन में जो हमने डिसाइड किया है वो कैसे कंप्लीट करोगे। और डे 1 का आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मजा आ गया है ना पढ़कर। तो चलो उसी तरीके से आज डे 2 का रखेंगे। आज के टॉपिक्स क्या थे हमारे? एक तो सोर्सेस थे, यानी कि संविधान के स्रोत क्या क्या रहे हैं, फिर हम प्रस्तावना को समझेंगे, प्रियम्बल, उसके बाद फिर आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक जो भी आपके आर्टिकल्स हैं इनको डिस्कस कर लेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यह समझ में आया। फिर हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे उसी तरीके से जैसे पहला वीडियो आपने देखा, और मजा उतना ही आएगा। कोशिश रहती है यहां पर कि जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें कम से कम वीडियो देखते हुए याद हो जाए, और याद फिर आपको कंटिन्यू कैसे बना रहेगा, जब आप गैप दे देकर इसको रिवाइज करते रहोगे। रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवाइज आपको कुछ गैप दे देकर के करते रहना है, और मजा उतना ही आएगा। मजा ना आए तो पैसा वापस। अब पैसा वापस का मतलब यह है कि मजा आए तो कमेंट करना, मजा ना आए तो कमेंट मत करना। वीडियो जब खत्म हो तो आप अपना एक्सपीरियंस बताना कि भाई क्या रहा आपका आज का वीडियो देख करके। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? संविधान के स्रोत। तो स्रोतों को लेकर के पहले इन ब्रीफ ये समझ लो, जैसे जब संविधान सभा में सदस्य बैठे थे और संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वहां बात आई कि क्या यार मौलिक चिंतन किया जाए और जो अनुच्छेद भारत के संदर्भ में है वो अनुच्छेदों को बनाया जाए, इनका निर्माण किया जाए क्या। तो वहां बात हुई कि यार बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रगतिशील मूल्यों को अपने संविधान में समाहित किया हुआ है, तो क्यों हमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए हम उन अच्छे अच्छे प्रगतिशील मूल्यों को सभी देशों से उठा लेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का यह मत था। जैसे जो लोग बोलते हैं ना, कुछ देश के जो संविधानविद हैं वो बोलते हैं कि यह भारत का संविधान उधार का थैला है, ठीक है, इस तरीके की टिप्पणी हुई, तो बाबा साहब अंबेडकर ने यही तर्क दिया था कि भारत में जो संविधान का स्रोत है वो किस तरीके से यहां शामिल किया गया है, जो प्रगतिशील मूल्य उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिबेट है। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही टिक करना है जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं संविधान के स्रोतों में आपके विदेशी स्रोतों से। और देशी स्रोत कौन से हैं? दो स्रोत रहे। देशी स्रोत में जो हमारे औपनिवेशिक काल के समय कानून बना, भारत शासन अधिनियम 1935 का, एक तो 60% के आसपास जो आपका भारत का संविधान है वहां पर 60% जो भाग है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बचता है जो 40% भाग, वो बहुत सारे विदेशी देश हैं। विदेशी स्रोत कैसे? जैसे कनाडा के संविधान से कुछ हमने उठा लिया, कुछ अमेरिका के संविधान से उठा लिया, कुछ ब्रिटेन के संविधान से उठा लिया। प्रश्न आपसे एग्जाम में आता है कि कहां के संविधान से क्या लिया गया है। सूची आती है ना, अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर सूचियां दे दी जाएगी, एक और देश दिया होगा, एक और वह चीजें दी होंगी जो चीजें उस देश से उठाई गई हैं। तो मिलान करने के लिए बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे। तो सबसे पहले देखो, देखते हैं जो 60% भाग कवर किया गया है जहां से संविधान का, भारत शासन अधिनियम जो है आपका 1935 का। यहां जब फ्रेमिंग देखोगे, जैसे न्यायपालिका, आपका आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, संघीय तंत्र, तो जो भी ऊपर ऊपर के फ्रेम लिए उठा लिए गए वो भारत शासन अधिनियम से। फिर जब न्यायपालिका के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान है तो किसी देश विशेष के संविधान से हमने उठा लिया। जैसे न्यायपालिका हमने अगर यहां से उठाया है तो न्यायपालिका के ही अंतर्गत मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है ये हमने किसी और देश से उठा लिया, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने किसी और राष्ट्र से उठा ली। तो ऐसे ही अभी आगे हम देखेंगे किस राष्ट्र से हमने क्या उठाया है, वो याद करने वाली चीज है, और वीडियो के साथ याद करेंगे हम लोग। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, यही याद होगी बिल्कुल अभी, और बहुत मजेदार तरीकों से। सबसे पहले आता है ब्रिटेन, क्योंकि हम उपनिवेश रहे हैं किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है ये देखते हैं। तो ब्रिटेन के बारे में अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, इतना तो जानते हो कि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है कि नहीं है ना। यहां देखो, याद करेंगे हम क्या क्या लिया, अभी हम इधर नहीं देखेंगे क्या क्या हमने यहां से उठाया है, अभी यहीं पर याद हो जाएगा। तो बोले ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, बोले बिल्कुल है। और संसद कैसी होती है? द्विसदनात्मक होती है, बोले हाँ भैया होती है द्विसदनात्मक। और द्विसदनात्मक संसद व्यवस्था में मंत्रिमंडल भी होता है, बोले भैया मंत्रिमंडल भी होता है, ठीक है। कैबिनेट होता है कि नहीं होता है संसद में? हाँ होता है। और कैबिनेट का काम क्या होता है? बोले रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना, यानी कि विधि का शासन स्थापित करना संसद का यह कार्य होता है, बोले बिल्कुल। तो संसद का कार्य जब रूल ऑफ लॉ स्थापित करना होता है, और रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत क्या है? कानून के सामने सभी नागरिक एक हैं। तो यहां लिखा हमने सभी नागरिक एक हैं। अब देखो यहां से हमने जो जो उठाया है ब्रिटेन से सब याद हो गया इसी कहानी में, और बहुत आसान कहानी है, ये सभी को पता होती है कि ब्रिटेन से संबंधित जब भी कोई पूछेगा। तो संसद, तो संसदीय व्यवस्था कहां से ली हमने? ब्रिटेन से ली। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहां से ली है? जो भारत में भी देखो आपको लोकसभा और राज्यसभा दिखाई देती है, तो यह भी ब्रिटेन से ही। फिर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो कैबिनेट का निर्माण होता है, यह भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ। संसद का काम होता है रूल ऑफ लॉ, तो बोले विधि का शासन।
रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। और नागरिक एक हैं, सभी नागरिक एक हैं, मतलब इकहरी नागरिकता। यहां से नागरिक एक क्यों बताया गया था? ताकि आप यहां से गेस कर सको इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब ये देखो जो सारे यहां पर दिए हुए हैं, कहां से क्या उठाया है, इतनी सी कहानी बताने के बाद आपको सारा याद? ऐसे ही अभी सारे याद होंगे, बिल्कुल शांति से सुनते चलना जो जो बताया जा रहा है। और जब आप अपने नोट्स पढ़ना, या इन नोट्स को भी आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाती है, ये पीडीएफ देखना आप, उसके बाद आपको क्या है, सारी याद हो जाएंगी। अभी वीडियो देखने के बाद फिर रिवाइज करोगे, और रिवीजन में 3-4 रिवीजन मारे नहीं कि आपके आंसर सारे एकदम सही टिक होंगे। अब आते हैं अमेरिका पर। देखो यार, अमेरिका के बारे में अगर आपसे पूछा भी जाएगा ना, कहां क्या लिया गया है अमेरिका से, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अमेरिका क्या है? अमेरिका सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। सबसे पुराना लोकतंत्र किस राष्ट्र का है? बोले सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएसए का। ठीक है, अब यूएसए में यहां पर लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों के अधिकार। लोक मतलब लोग। अब लोगों के अधिकारों की जहां बात की जाएगी, मतलब है मूल अधिकारों की बात की जाएगी। ठीक, अब लोगों के मूल अधिकारों की बात की जाएगी, तो मूल अधिकारों का तत्व हमने अमेरिका से उठाया हुआ है। यहां एक बात और याद रखना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जैसी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका 1935 का एक्ट था, यहां पर शामिल नहीं की गई थी। क्योंकि यहां जो अधिनियम बनाया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था औपनिवेशिक काल में। क्या एक बात बताइए, उपनिवेश के लिए क्या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे? क्या मौलिक कर्तव्य दिए जाएंगे, बताए जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं मिलेंगी। तो अब आते हैं भाई यूएसए पर। यूएसए का प्राचीनतम लोकतंत्र था। अब यहां पर अमेरिका से मौलिक अधिकार की बात की गई। फिर देखो, एक आपको राइमिंग बताता हूं, आप पढ़ना इसी तरीके से, कई बार पढ़ना तो याद आएगा। कैसे? जैसे आप पढ़ते हो अमेरिका, बोले हाँ, वैसे ही आपको पढ़ना है न्यायपालिका, है ना? अमेरिका, न्यायपालिका, एक जैसा राइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले ठीक है, तो हमने पढ़ा न्यायपालिका। फिर और एक और आपका शब्द है उद्देशिका। ठीक, उद्देशिका आपको पढ़ना है। तो न्यायपालिका, उद्देशिका, ये सारे के सारे राइम दे रहे हैं एक जैसे। तो हमने याद किया, अमेरिका से ही हमने न्यायपालिका, उद्देशिका संबंधी कुछ प्रावधान लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं और समझते हैं। तो न्यायपालिका में क्या लेंगे हम? न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र कर रखा है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए अमेरिका की भांति। तो वैसे ही भारत की न्यायपालिका को भी स्वतंत्र बनाया गया है। दूसरा क्या है? जुडिशियल, जो आपका रिव्यू है, यानी कि पुनर्वलोकन बोलते हैं हम, यानी कि न्यायपालिका को हमने न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी हुई है। तो बोले न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, इसके लिए उसको न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी जाएगी। अब न्यायालय को इतना स्ट्रांग कर रहे हो, इसके साथ में अब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का भी प्रावधान है ना। अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो आपको हटाने का भी प्रावधान हम ले लेंगे, जैसे अमेरिका के जुडिशरी में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को महाभियोग के द्वारा हटाना, और हटाना भी कहां से लिया गया है? हमने ये हटाने का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका में हमने यहां कनेक्ट किया अमेरिका को न्यायपालिका से। अब न्यायपालिका से संबंधित एक तो उसकी स्वतंत्रता को लेकर के, एक उसके रिव्यू को लेकर के, जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है, तीसरा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का। जैसे ही हटाने की बात आएगी, आपको याद रखना है, इतना ही कठिन तरीका होता है हटाने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तरह प्रेसिडेंट को होता है, सेम होता है कि नहीं? तो हमने प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका भी कहां से लिया है? बोले अमेरिका से ही लिया है। तो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए जब आप प्रावधान पढ़ोगे, अन्यथा फिर स्रोत क्या है, पूरा रटने वाली चीजें हैं, किस देश से क्या उठाया है। लेकिन ऐसे कुछ मनगढ़ंत सी कहानियां अगर बना करके आप याद करते हो, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आप वहां ऑप्शंस में सही आंसर टिक कर पाओगे, कुछ भी आपको कनेक्शन यदि याद आ गया। तो अब अमेरिका में हम कहां पहुंचे? एक तो अमेरिका में पहुंचे हम मौलिक अधिकार, चूंकि वहां लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र है, तो मूल अधिकारों की बात की गई, हमने मौलिक अधिकार यहां से। दूसरा, बिल ऑफ राइट्स आप पढ़ते ही होगे भाई। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है, इसी बिल ऑफ राइट्स से ही आपका मौलिक अधिकार भी मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, यानी कि यह मार्गदर्शक के रूप में काम करता है भारत के मौलिक अधिकारों के लिए। जो अमेरिका के मौलिक अधिकार हैं, इन्हें बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। वैसे ही न्यायपालिका अमेरिका, उद्देशिका अमेरिका। अब न्यायपालिका में स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस को हटाना। हटाने से याद आया, प्रेसिडेंट को हटाना, उस पर भी महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है, कहां से? अमेरिका से ली गई है। अब बात करते हैं उद्देशिका, ये भी तो राइम कर रहा था, लेकिन उद्देशिका में एक चीज याद रखनी है कि उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार का मतलब क्या है? जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो स्टार्ट होता है वी द पीपल, स्टार्ट होता है ऐसे ही। तो वी द पीपल से ही स्टार्ट होती है कहां की? अमेरिका की प्रस्तावना। तो वहां से ही ये अमेरिका का विचार, जो प्रस्तावना का विचार है, वो अमेरिका से लिया गया था, ये बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि उद्देशिका का जो विचार है वो कहां से लिया गया है। दूसरा, उद्देशिका से एक प्रश्न बनता है कि उद्देशिका की जो भाषा है, जो अभी हम आगे प्रियम्बल पढ़ेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये कहां से उठाई गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। तो जब भी प्रियम्बल का पढ़ना, तो इसका थॉट कहां से लिया गया है? तो वो अमेरिका से है। और इसकी लैंग्वेज, भाषा कहां से है?
तो वो ऑस्ट्रेलिया से है। दोनों चीजें याद रखना, कंफ्यूज कर सकता है आपको, यहां एकदम कंफ्यूजन क्लियर। अब अगला देश है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमने कुछ लिया है भाई। तो आयरलैंड को याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, एक तो देखो, एक तो रट डालो जो चीजें हैं, नहीं तो आप आई फॉर आयरलैंड होता है एंड आई फॉर आइडियलिस्टिक चीजें होती हैं। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी। अब हमारे संविधान में कुछ आइडियलिस्टिक जो चीजें दिखेंगी, मींस आई फॉर आइडियलिस्टिक, आई फॉर आयरलैंड, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, देखो, एक तो डीपीएसपी उठा लिए। अब डीपीएसपी क्या होते हैं, नीति निदेशक तत्व होते हैं। ये अपने आप में एक आदर्शवादी तत्व होते हैं, ठीक है, जो भी प्रावधान है काफी आदर्शवादी रहते हैं। तो अब डीपीएसपी पहला हमें नजर आया आदर्शवादी। दूसरा क्या नजर आया, दूसरा भैया राज्यसभा में जो नामांकन नॉमिनेटेड 12 मेंबर होते हैं, आपको पता होगा सभी को, 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये नामांकित किए जाते हैं। कला या किसी विशेष क्षेत्र में जहां पर ये विशिष्ट आपके लक्षण रखते हैं, जैसे विशिष्ट योग्यताएं रखते हैं, तो वहां पर वो सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। तो एक आदर्शवादी परिकल्पना के तहत हम समझ सकते हैं कि हम लाए थे राज्यसभा में इन सदस्यों का नामांकन क्यों किया था, ताकि इनकी जो विशिष्ट योग्यताएं हैं इनका लाभ मिल सके राज्यसभा को। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर राजनीति देखी जाती है, ठीक है। तो यह भी एक अपने आप में आइडियलिस्टिक विचार बनकर रह गया। डीपीएसपी भी एक आइडियलिस्टिक विचार बनकर रह गया, ठीक है, समझना यहाँ पर। तो आइडियलिस्टिक से हम कनेक्ट किसको कर रहे हैं, आयरलैंड को कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। देखो, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यह भी एक तरीके से आइडियल सिचुएशन। कैसे, राष्ट्रपति मात्र नाम मात्र का क्या होता है, प्रमुख होता है, इसे केंद्र का एजेंट, ऐसी टिप्पणियां इसके ऊपर की जाती हैं, आलोचना की जाती है। तो यह भी कहीं ना कहीं, भले ही हम निर्वाचन कर रहे हैं राष्ट्रपति का, लेकिन यह निर्वाचन जो पद्धति है यह भी एक आइडियलिस्टिक बनकर रह गई है। तीनों देखो आपको याद हो गई चीजें, तीनों के बारे में आपको यदि पता होगा तो आप क्या है, इसको आयरलैंड से कनेक्ट कर लोगे। तो आई फॉर आयरलैंड, आई फॉर आइडियलिस्टिक, अब तीनों प्रावधान आपको समझाएं इसीलिए, ताकि आप सही आंसर वहां पर टिक कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा। सी फॉर कनाडा होता है और सी फॉर सेंटर होता है कि नहीं होता है। तो यहां जितने प्रावधान कनाडा से उठाए जाएंगे वो सारे वो रहेंगे जहां पर सेंटर को स्ट्रांग रखा जाएगा। सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सेंटर को जहां स्ट्रांग रखेंगे वो सारे कनाडा से। अब समझते हैं एक एक करके। यहां पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, वहां पर किसको मजबूत रखा गया है, केंद्र को मजबूत रखा गया है। तो सशक्त केंद्र मतलब सेंट्रल स्ट्रांग, और सेंट्रल स्ट्रांग यानी कि सेंटर स्ट्रांग कहने का मतलब कनाडा। दूसरा अवशिष्ट शक्तियां। अब बताओ यार, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, रेजिडुअल जो पावर होती है, ये किसके पास रहती है, सेंटर के पास रहती है। यहां भी सेंटर स्ट्रांग, तो ये भी सी फॉर कनाडा। फिर आते हैं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सेंटर, तो यहां भी सेंटर स्ट्रांग राज्यपाल की नियुक्ति में। तो यह भी कनाडा से हो गया, ठीक है। 3 हमें याद हो गए। चौथा याद कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी न्याय निर्णय की जो शक्ति है, यह भी कनाडा से उठाई हुई है, ठीक है। तो कनाडा वाले सारे याद। अब आगे बढ़ते हैं, जो संघीय व्यवस्था है, एक तो कनाडा से ये बहुत पूछी जाती है, अवशिष्ट शक्तियां ये खूब पूछा जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा जो की जाती है यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या उठाया है, तो ऑस्ट्रेलिया का आपको कीवर्ड आगे का उठाना है आस, है ना। यहां पर आस कैसे उठाओगे, आस, आपको किसी व्यक्ति से आस होती है, वैसे यहां पर आपको उठाना है कि देखो ऐसे मामले जहां पर कोई भी आपको सोल्यूशन नजर ना आए, कोई आस नजर ना आए, तो वो सारे के सारे जो प्रावधान हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए जाएंगे। इसको समझते हैं कैसे। कैसे, देखो, जो कंकरेंट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट पर क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन समवर्ती सूची में होता यह है कि जब दोनों ही राज्य और केंद्रों के द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव होता है, तो वहां पर कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आती है, कोई आस नजर नहीं आती है। आस मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया। अगला है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में भी यही काम होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बिल पारित नहीं हो पाता है, सोल्यूशन का कोई आस नजर नहीं आ रहा है भाई, तो वहां पर फिर ज्वाइंट सेशन बिठाया जाता है। तो ये हो गया एक ज्वाइंट सेशन, और हो गया समवर्ती सूची, दोनों कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा याद कर लेना, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। मैक्सिमम चीजें तो यहां पर याद ही करा दी जाएंगी आपको, और याद भी हो जाएगी। अब आते हैं जर्मनी पर। जर्मनी से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन, यहां देखो पता होना चाहिए 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट हैं, ये आपके आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं होते हैं। तो बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी याद कैसे रखोगे, जर्मनी याद रखने का तरीका बढ़िया यह है कि जब आपसे जर्मनी कोई बोलता है तो आपके दिमाग में हिटलर आता होगा, आता है कि नहीं आता है। और हिटलर ने क्या किया था, बोले हिटलर ने अपने यहाँ के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बुरी तरीके से प्रभावित किया था।
और आपातकाल जैसी स्थिति लग गई थी कि नहीं लग गई थी? तो बोले जर्मनी से फिर हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन ना हो, ठीक है, तो इस तरीके के प्रावधान हमने इसलिए जर्मनी से ही उठा लिए हैं, अब याद हो गया होगा आपको। फिर आते हैं यूएसएसआर पर, सोवियत संघ रूस पर आते हैं। तो सोवियत संघ रूस को आप जब यह विभाजन नहीं हुआ था यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर जो है आपका एक समाजवादी राष्ट्र था, समाजवादी देश था, ठीक है। तो समाजवादी देश का काम क्या होता है? अपने यहाँ के लोगों के लिए सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। तो अपने यहाँ के लोगों को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना, और इसमें क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीन तरीके के न्याय देखो ये अपने यहाँ के लोगों को प्रदान करता है राज्य। वहीं राज्य बशर्ते क्या आपसे उम्मीद रखेगा कि आप भी अपने कर्तव्यों को समझिए, आप भी अपने मौलिक कर्तव्यों को समझिए। तो ये संतुलन स्थापित किया गया होगा यूएसएसआर में, और यही संतुलन सीधा उठा लिया गया है भारत के संविधान में। तो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की जाएगी और मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी, ये कहां से उठाई गई? यूएसएसआर से। ये कहानी इधर की इसलिए सुनाई गई ताकि आपको यह भी याद हो जाए कि किस राष्ट्र से हमने आखिर रूस से क्या उठाया है। फिर आते हैं फ्रांस पर। फ्रांस की कहानी बड़ी आसान है, जब फ्रांस आपको लगाना होगा आंसर तो फ्रांस से याद आएगा कि भाई यहां पर जो राजतंत्रात्मक शासन था, राजतंत्रात्मक शासन के विरुद्ध जनता ने जब विरोध किया तो यहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई कि नहीं हुई? गणतंत्र स्थापित हुआ। अब यहां पर जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित होती है तो वहां पर फ्रांस की जो क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति के नारे में तीन शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित थे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श जो हैं फ्रांस की क्रांति के केंद्र बिंदु थे। अब बोले यही तीनों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने उठा लिए हैं फ्रांस से, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? यह भी फ्रांस से ली है, याद। अब दक्षिण अफ्रीका आते हैं। दक्षिण अफ्रीका याद करने का बढ़िया तरीका यह है कि दक्षिण अफ्रीका अगर कोई आपसे बोलता है तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए? नेल्सन मंडेला साहब याद आ जाने चाहिए। नेल्सन मंडेला साहब दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री बने हुए थे, है ना, और ये अश्वेत थे। पहले क्या थे? ये अश्वेत थे। बोले अश्वेत थे, और वहां पर श्वेतों का शासन था, अश्वेतों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। इसलिए अफ्रीका में जरूरत थी, साउथ अफ्रीका में क्या जरूरत थी? संविधान संशोधन की जरूरत थी, है ना। तो अभी याद करने के लिए मनगढ़ंत कहानी है ताकि याद रहे आपको। तो संविधान संशोधन की जरूरत रही अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत जो भारतीय संविधान में शामिल की गई है यह उठा ली। फिर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन कहां से लिया है? मनोनयन अपने आप में एक आइडियलिस्टिक थिंग है, आइडियलिस्टिक मींस आयरलैंड। और निर्वाचन कहां से लिया है? निर्वाचन हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। फिर बात करते हैं जापान की। जापान से क्या लिया हुआ है? देखो रूल ऑफ लॉ के साथ ही यहां पर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आसानी से याद होगा। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हमने पढ़ लिया था ब्रिटेन से, और रूल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने ली है जापान से। समझो यहां पर रूल स्टैब्लिश्ड बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में अंतर क्या होता है, हालांकि जब फंडामेंटल लाइट करेंगे तो वहां समझ लेंगे, इन ब्रीफ यहां देख लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ होता है मतलब कानून का शासन, विधि का ही शासन रहेगा, उसके सामने सभी बराबर हैं, एक बराबर है। लेकिन रूल स्टेबलाइज्ड बाय लॉ होता है कि पहले उनकी परिस्थितियां देखो, उनकी पहले परिस्थितियां, पृष्ठभूमि चेक करो, उसके आधार पर फिर रूल स्टेबलिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, है ना। कि कोई किस परिस्थिति में रह रहा है, अगर अलग अलग सबकी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ ना होकर के रूल स्टेबलिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। ये थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ होता है, ये निगेटिव अप्रोच के साथ में रहता है, ठीक। तो ये हो गए स्रोत। अब बताओ यार, अब यहां पर कमेंट कर दो फिर कि जो स्रोतों को लेकर के एक रटने वाला प्रोसेस रहता था, बहुत ज्यादा रटनी पड़ती हैं चीजें, वो रटने वाली चीजें हालांकि रटनी तो अभी भी पड़ेंगी, लेकिन अभी समझाकर कुछ मनगढ़ंत कहानियां, कुछ तरीके ऐसे बताए गए ताकि आपको यहां पर स्रोतों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपसे गलत ना हो। मजा आया कि नहीं आया? जिस मजे की बात की गई थी वो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अब प्रियम्बल पर आते हैं, ना, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी हमने संविधान सभा के समय देखी थी कि भाई जब उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का तीसरा वाचन होता है, वहां नेहरू जी खड़े होते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं संविधान के समक्ष कि संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी वो किस तरीके का संविधान बनाने जा रही है। हालांकि पारित वह आगे जाकर के 22 जनवरी 1947 को हो पाता है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था वो लेकर आया गया, और वही आगे चल करके हमारा संविधान की प्रस्तावना बनता है, ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है यहां समझ लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना देखिए, पढ़िए, और सभी को याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, फिर बात की जाएगी समता की, फिर एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए। साथ ही यहाँ एक बात दी हुई है 26 नवंबर 1949 को, जब वहां हमने समझा था तो वहां बताया था कि संविधान जो आंशिक रूप से आपका कब लागू होता है, आंशिक रूप से वहां पर 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। यह बात आपकी कही गई है कहां पर, प्रस्तावना में साफ साफ लिखी गई है कि यह संविधान को अंगीकृत किया जाएगा। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट किया जाएगा, अधिनियमित किया जाएगा मतलब इनेक्ट किया जाएगा, कहने का मतलब है लागू किया जाएगा, और आत्मार्पित सॉरी आत्मार्पित का मतलब क्या होता है कि स्वयं को आत्मार्पित कर दो, स्वयं को सौंप दो संविधान के लिए। तो ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि यूपीपीसीएस में अपने एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो क्रोनोलॉजी को लेकर के, क्रोनोलॉजी को लेकर के मतलब जो क्रम है इनका, हमारे प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं इनका क्रम कैसे है। अभी क्रम याद कर लेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सारे क्रम अभी साथ के साथ याद होंगे, बस उनको रिवाइज कर लेना जैसे बताया जाए। क्रोनोलॉजी को लेकर के सवाल होता है। दूसरा जो भैया जस्टिस की बात की गई है, जो लिबर्टी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, कितनी जस्टिस है, कितनी इक्वालिटी है, कितनी लिबर्टी है, इसका क्या क्रम है, इसकी क्या क्रोनोलॉजी है। तो जिसको प्रस्तावना याद है उसके लिए तो बल्ले बल्ले, अब जिसको नहीं याद है तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्रम क्या है। तो क्रम को लेकर के कुछ निमोनिक बना लेंगे, कुछ ट्रिक्स ऐसी बना लो कि आपको एग्जाम में जैसे ही आए फिर आप कंफ्यूज ना हो। वहां पर कंफ्यूजन से बचने के लिए ही यहाँ पर कुछ कभी कभी ट्रिक्स बना ली जाती हैं। तो जैसे बात करते हैं हम भारत के लोग, अब भारत के लोग मतलब यहां जो संविधान की प्रस्तावना है यह किसके द्वारा जो आपका यह अंगीकृत की जा रही है, अधिनियमित की जा रही है, भारत के लोगों के द्वारा, और अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो भारत के लोगों में ही निहित है। आगे बढ़ते हैं तो भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, तो यहां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब है सोशलिस्ट, सॉरी सोवरेन, ठीक है, सोवरेन क्या होता है, सोवरेन संप्रभु का मतलब, संप्रभु का मतलब यह होता है कि आप किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है ना, आप स्वतंत्र हैं, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसी के अधीन नहीं है, उसका निर्वाचन हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से उसका या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से निर्वाचन होता है, ठीक, वंशानुगत नहीं होता है उसका। संप्रभु का मतलब यह होता है जो हेड ऑफ स्टेट होता है। अब बात करते हैं आगे समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है भाई, समाजवादी का मतलब होता है, देखो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जो थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े जाते हैं। और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बताया था ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया था, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द आपके जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखना आपको। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कहने का मतलब है सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष मींस सेकुलर, और लोकतांत्रिक गणराज्य मींस डेमोक्रेटिक। तो अब आपको इसके लिए निमोनिक क्या याद रखनी है, सो से डर, क्या याद रखना है, सो से डर, ठीक, डर मतलब यहां पर डी आपको लिखना है, डेमोक्रेटिक जिसका मतलब होता है। अब इसको सो पहले वाला जो सो है वह सोवरिन के लिए है, दूसरे वाला जो सो है ये किसके लिए है, दूसरा वाला सो किसके लिए, सोशलिस्ट के लिए है। तो सोशलिस्ट जो है बाद में, दो सो में कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा, कैसे, समाजवादी शब्द बाद में जुड़ा है इसीलिए जो सोशलिस्ट है ये बाद में रहेगा, पहले क्या रहेगा, सोवरेन रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, सेकुलर रहेगा, फिर आपका डेमोक्रेटिक रहेगा। ये चारों की क्रोनोलॉजी आपको हो गई याद, कई बार बोलना है सो से डर, क्या बोलना है, सो से डर, और सो का मतलब सोवरेन, सो का मतलब सोशलिस्ट, से का मतलब सेकुलर, डी का मतलब डेमोक्रेटिक। ये वाली क्रोनोलॉजी भी आपके एग्जाम में बहुत आती है, इसका निमोनिक मिला हमें सो से डर। फिर आगे बढ़ते हैं तो समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सबसे पहले किसकी बात की गई है, न्याय की। पहले यहां एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि पहले देखो न्याय जस्टिस की बात की गई है, इसके बाद आपका स्वतंत्रता, इसके बाद आपकी लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी के बाद फिर आपका इक्विटी है ना, एकता की बात की गई है, एकता के बाद आपकी बंधुत्व फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो किसकी बात की जा रही है, एक क्रम में पहले ये समझते हैं कि हम प्रस्तावना में किसकी बातें देखते हैं, यह क्रम भी पूछा जाता है। पहले हमने देखा किसकी बात है, पहले हमने जस्टिस की बात देखी, फिर हमने लिबर्टी की बात देखी, फिर इक्वालिटी की बात देखी, फिर फ्रेटर्निटी की मतलब बंधुत्व की बात देखी। तो आपको यहाँ जलेबी शब्द याद रखना है, जलेबी की जगह आपको जलेफी पढ़ना है, बी हटाकर फी पढ़ना है। तो जे का मतलब क्या है आपका जस्टिस, एल का मतलब क्या है भैया, एल का मतलब है लिबर्टी स्वतंत्रता, ई का मतलब है इक्वालिटी समानता, और एफ फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, ठीक है। तो जलेफी क्या पढ़ना है आपको, जलेफी। तो ये क्रम भी याद रहेगा, एक पहला सोसो से डर, दूसरा जलेफी, ये लिख लेना सारे के सारे। तो ये दो ही तीन कोड हैं, ज्यादा नहीं। इसके बाद में न्याय की बात आती है, तो न्याय में अब एक एक करके आ जाते हैं, जस्टिस,
और लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, इसको देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा प्रस्तावना को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस है और कितने जस्टिस हैं, यहां प्रश्न बनाता है कि कितने जस्टिस का प्रावधान किया गया है हमारी प्रस्तावना में। तो 3 जस्टिस हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आप सभी बताइए न्याय आपको कैसे चाहिए होते हैं? बोले यार न्याय ऐसा मिलना चाहिए जो असरदार होना चाहिए, ठीक है, असरदार होना चाहिए। तो असर जो है ना आपका, न्याय ऐसा मिलना चाहिए, आप भी ऐसे कामना करते हो कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो असरदार हो। असर का मतलब होता है, आ का मतलब क्या है आर्थिक, सा का मतलब है सामाजिक, रा का मतलब है राजनीतिक। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ऑप्शंस कभी कभी बनाएगा, धार्मिक न्याय दे देगा या किसी और तरीके का न्याय दे देगा। पूछेगा प्रस्तावना में किस तरीके के न्याय की चर्चा नहीं की गई है, तो 3 ही न्याय हैं। असरदार न्याय है अपने पास, आ मतलब आर्थिक, सा मतलब सामाजिक, रा मतलब राजनीतिक, तीनों न्याय क्लियर। अब स्वतंत्रता की बात है तो 5 तरीके की स्वतंत्रता है, 3 न्याय है, 5 स्वतंत्रता है। 5 कौन कौन सी स्वतंत्रता है? एक तो विचारों की, थॉट्स की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की, और रिलीजन की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। ठीक है, 5 स्वतंत्रता है कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और ये फंडामेंटल राइट में भी है, आर्टिकल 19 में चर्चा है, आर्टिकल 25 में चर्चा है इसकी। तो ये सारी जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं ये मौलिक अधिकारों में भी शामिल हैं। जैसे यहां बात की गई 3 न्याय हैं, 5 स्वतंत्रताएं हैं, पांचों स्वतंत्रताएं आपके लिए आसान है याद करना। फिर देखो एकता, एकता आपको बताना है, 2 तरीके की एकता की बात की गई है। इक्वेलिटी कौन सी है? 2 इक्वेलिटी है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक, क्लियर। और फिर आगे बंधुत्व, तो बंधुत्व की बात की गई है आपकी, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व। यह आपका प्रस्तावना है। प्रस्तावना में सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें होती हैं, पहले वाली क्रोनोलॉजी क्या है उसका, उसका जो यहां देखो निमोनिक लिख लेते हैं, उसका निमोनिक है सोसो से डर, एक तो ये याद रखना है आपको, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। दूसरी निमोनिक बताई जलेफी, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं खानी है, क्या खानी है? जलेफी। ठीक है, तो जे मीन्स जस्टिस, एल मीन्स लिबर्टी, ई मीन्स इक्विटी, एफ आर मीन्स फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये एक आपका क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। फिर असरदार न्याय, असरदार न्याय से हमें क्लियर होगा कि न्याय 3 प्रकार के हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। बस पूरी प्रस्तावना देखो आपको यहां से याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना पर और डिबेट जो है जहां से प्रश्न बनते हैं। ये प्रस्तावना के अंदर से जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अब जाकर उठाकर आप क्वेश्चन लगाकर देखना। क्वेश्चन जो आपके पास देखो पीवाईक्यू चल रहा है उससे भी लगा सकते हो। इसके अलावा यदि कोई आप अभ्यास के स्तर पर कोई एमसीक्यू आप है टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, वहां पर भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखना और फिर बताना यहाँ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। पढ़ने का मतलब तभी तो है ना, मकसद क्या होना चाहिए पढ़ने का, कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अन्यथा पढ़ने के लिए तो फिर यूट्यूब पर कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको यही आपका उद्देश्य रहना चाहिए, कहीं भी आप पढ़िएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और याद होने चाहिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि साथ के साथ आपको याद करा दिए जाए। फिर देखो सबसे पहले अगर यूएस के संविधान से हमने देखा कि प्रस्तावना का विचार लिया गया, और भाषा कहां से ली गई? भाषा पीछे समझा दिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब यहाँ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, 3 ये शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना के तत्वों में संविधान के अधिकार का स्रोत है, प्रकृति कैसी होनी चाहिए? देखो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ये वही 4 शब्द हैं। और इन चारों की देखो आपको क्या करना है, जलेफी याद रखना है। ठीक है, ये चारों जो हैं आपके संविधान के जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इन चारों की क्रोनोलॉजी यूपीपीसीएस में आती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, यहां से पता चलता है, वो भी आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। क्लियर। अब प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, प्रस्तावना इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इस पर डिबेट चली। तो डिबेट में कुछ मामले हैं, कुछ लैंडमार्क मामले हैं, वो याद रखने हैं। पहला लैंडमार्क मामला है आपका केस बेरूबाड़ी का, 1960 का मामला है बेरूबाड़ी का। यहां पर जब यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्लियरली मना किया कि भाई यहां पर प्रस्तावना जो है आपकी संविधान का भाग नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है 1960 के बेरूबाड़ी मामले में, ध्यान रखना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं रखता है, केवल ये आइडियलिस्टिक चीजें बताता है कि संविधान का हमारे आदर्श कैसा होना चाहिए। क्लियर। तो यहां यह बात हुई कि संविधान का भाग ही नहीं माना प्रस्तावना को, पहला नंबर ये क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक डिसीजन आता है केशवानंद भारती। यह जो केस है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केशवानंद भारती के मामले में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो पूर्ववर्त मामला था उसको पलट दिया, अपने ही निर्णय को पलट दिया और बोला कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये पार्ट है, ये संविधान का पार्ट है। बस यहां ऐड किया कि संविधान का भाग तो रहेगा
लेकिन यह जो है कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं रखता है, कोई विधिक फ्रेमवर्क नहीं रखता है, तो इससे क्या है आप के लिए यह ज्यूरिसडिक्शेबल नहीं होगा, यानी कि यह वाद योग्य नहीं होगा। अब बोले वाद योग्य जब नहीं होगा तो कहने का मतलब इसके बेस पर कोई आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। इंटरप्रिटेशन अगर करना है गवर्नमेंट को, सरकार को अगर इंटरप्रिटेट करना है तो इसके लिए सहारा लिया जा सकता है प्रस्तावना को। केशवानंद भारती में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। आज के समय में कोई आपसे पूछेगा तो बताना है हाँ भैया भाग तो है लेकिन आपका वाद योग्य नहीं है, ठीक है, जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। एलआईसी मामले में भी यही क्लियर की बात। फिर आगे बात करते हैं जब एसआर बोम्मई मामला हुआ। एसआर बोम्मई मामला जब आता है आपका 1994 का, यह भी ध्यान रखना कुछ लैंडमार्क डिसीजन ही है, एक आपका बेरूवाड़ी मामला, एक आपका केशवानंद का मामला, केशवानंद भारती का 1973 का जो मामला हुआ, तीसरा मामला एसआर बोम्मई का। यहां बोला गया भैया केशवानंद भारती मामले में कि जो मौलिक ढांचे का जो फंडामेंटल जो आपका समझिए स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था 1973 में, उसके अंतर्गत प्रस्तावना भी आती है। और प्रस्तावना में आगे 1976 में संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन की एक डिबेट थी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो केशवानंद भारती के मामले में भी यह क्लियर किया गया था कि हाँ भैया प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, बशर्ते यह है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आप क्या है प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। 73 का ये मामला था। आगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यहां संशोधन कर दिया जाता है प्रस्तावना में, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को यहां पर संविधान में जो प्रस्तावना में जोड़ दिया जाता है। फिर आगे बात आती है एसआर बोम्मई का मामला होता है। एसआर बोम्मई के मामले में कहा गया कि भैया जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, जिसे धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता कुछ भी बोल लीजिए, यह पंथ निरपेक्षता जो है यह आपका मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो भारत की पंथ निरपेक्षता को प्रभावित करेगा। ये पूरी डिबेट है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है, या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। ये पूरी डिबेट आई होप क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद से अब प्रस्तावना से यदि कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप उसको सही करने की स्थिति में बिल्कुल आ जाओगे, कोई गलत नहीं करोगे आप। अब आर्टिकल्स पर आते हैं। पार्ट 1 हमने पीछे पढ़ लिया है। पार्ट 1 के अंतर्गत ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो संघ कौन से हैं, राज्य क्षेत्र कितने हैं, इनकी चर्चा आपको देखनी है। तो स्केड्यूल कहां पर जाइए, 1 में जाइए। स्केड्यूल 1 में यहां साफ साफ दिखाया गया है कि भाई आपके संघ और इसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहां पर अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। क्लियरली लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहां जो शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है, तो यहां फेडरल ऑफ स्टेट यानी कि संघ है, लेकिन संघ का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि जहां केंद्र को मजबूत रखा जाएगा। उसका कारण यह था कि अगर फेडरल लिख दिया जाता भैया, जैसे फेडरल लिख दिया जाता, फेडरल कहां लिखा हुआ है, फेडरल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब वहां पर क्या है, समझौते का एक परिणाम था, राज्यों के एक समझौते का परिणाम था संघ। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, भारत में राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर फेडरल से बचा गया है और यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। यह भी एग्जाम में देखो क्वेश्चन आपका बनता है, यहां से ध्यान रखना। दूसरा जो अनुच्छेद है, यहां बोला गया है कि अगर कोई नया राज्य है, कोई भी जैसे नया राज्य है, इसका प्रवेश हो, अगर भारत के संघ क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है या उसकी स्थापना की जा सकती है, अनुच्छेद 2 में इसकी चर्चा की गई है। और यह राइट, यह अधिकार किसको दिया गया है, अधिकार स्वाभाविक सी बात है संसद को ही दिया गया है। वहीं जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में जो भारत की ही सीमा के अंदर राज्य हैं, मान लो कि 2 राज्यों को उठा करके एक राज्य बनाना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या एक राज्य से 2-3 राज्य बनाने हैं, तो ये सारा का सारा अधिकार किसको दिया गया है, बोले ये सारा का सारा अधिकार भी संसद को दिया गया है। और यह चर्चा आपकी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की गई है। ठीक, अनुच्छेद 2 क्लियर, अनुच्छेद 3 क्लियर। अनुच्छेद 3 में ही थोड़ा ऐड और कर दिया गया। बोले यार भैया एक बात बताओ, भारत के ही अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं। बोले ठीक है आप यूनियन ऑफ स्टेट हो, लेकिन नैतिकता के नाते 5वां संविधान संशोधन करके यह शामिल किया गया, कम से कम जिस राज्य में परिवर्तन कर रहे हो तो राष्ट्रपति साहब आप कम से कम यह तो पूछ लीजिए आपसे, उसकी अनुमति तो ले लीजिए। लेकिन अनुमति के बाद यहां एक प्रावधान और किया गया है कि अनुमति के लिए क्या है, उस राज्य के पास में वह विधेयक भेजा जाएगा। ठीक है, वह प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब राज्य विधानमंडल, जिस राज्य से संबंधित वो मामला होगा, जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा होगा, मान लीजिए
तो वहां के विधानमंडल से परमिशन ली जाएगी। अब वह अनुमति देगा, अगर मान लीजिए नहीं दिया तब क्या होगा? बोले देखो नहीं दिया तब भी राष्ट्रपति जितने दिन का समय देगा उतने टाइम पीरियड के बाद में वो पारित कर लेगा, पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, ये केवल सांकेतिक तौर से 5वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड परंतुक के रूप में शामिल किया गया कि भाई कम से कम उसकी परमिशन तो ले लो, है ना, थोड़ा एक नैतिक पैमाने पर, एथिकल पैमाने पर आप क्या है उसकी परमिशन ले लो। लेकिन यहाँ बात परमिशन वाली ये आती है कि ये समझो कि मुन्ना भैया हैं, वो मुन्ना भाई सर्किट वाले, कि भाई ने बोला करने का तो करने का, तो यहाँ पर साइन करने का तो करने का, है ना। अगर मना करोगे तब भी भाई जो है क्या करेंगे, साइन करके आगे फिर वो परिवर्तन तो कर ही देंगे। ठीक है, संसद वो परिवर्तन कर ही देगी। तो आर्टिकल 3 को अच्छे से समझ गए होंगे। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में ये है जैसे संसद है, अब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी अगर कानून बना रही है, कोई परिवर्तन कर रही है, जैसे कोई नए राज्य का प्रवेश, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत परिवर्तन करेगी। और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जैसे राज्यों में ही कोई परिवर्तन कर रही है, अब राज्यों में जैसे ही परिवर्तन कर रही है, एक राज्य से 2 राज्य बना रही है, क्लियर, समझना ध्यान से। तो एक राज्य से मान लीजिए 2 राज्य बना रही है, तो जो शेड्यूल 1 हमने देखी थी वहां संघ राज्य क्षेत्र है, तो वहां भैया संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मान लीजिए 27 से 28 हो गए राज्य, तो वहां बदलाव करना पड़ेगा। ठीक, तो शेड्यूल 1 में बदलाव होगा और फिर शेड्यूल 4 में भी बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भी प्रभावित होंगी। शेड्यूल 4 क्या है? राज्यसभा में सीटों की संख्या, है ना, उस राज्य की। अब राज्य की सीमा में जब बदलाव किया जा रहा है तो उसकी सीटें भी प्रभावित होंगी। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन होता है। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि 1 और 2 सॉरी आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद कोई कानून बना रही है और शेड्यूल 1 और 4 में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको कोई भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको नॉर्मल साधारण बहुमत से पारित किया गया कोई विधि माना जाएगा। ठीक, यहां ध्यान से समझना संविधान संशोधन क्या होता है। देखो संविधान संशोधन आप आर्टिकल 368 के तहत इस संविधान संशोधन की बात की गई है। अब किस संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसके देखो 3 तरीके होते हैं, यहां गौर से सुनना। 3 तरीके होते हैं और उसमें पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। अब ये जो मामले होते हैं संघीय मामले होते हैं, एक होता है विशेष बहुमत से, पहला साधारण बहुमत से। तो आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसमें आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया मानी जाती है। और जो साधारण तरीके से होते हैं तो विधि निर्माण, जैसे वही बात की गई है कि 368 के अंतर्गत यह प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। जो 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं वहां पर या तो विशेष बहुमत से हुआ है या विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये 2 प्रोसेस होते हैं जहां पर 368 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत यदि कोई चेंजेस कर रही है, शेड्यूल 1 और 4 में कोई चेंज हो रहा है, तो वो 368 की प्रक्रिया का उसमें पालन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह था, बहुत आसान शब्दों में आपको समझ आ गया होगा। अब 368 के तहत जब इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो यहां दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए कि भैया जो सिक्किम था, है ना, सिक्किम के लिए हम पढ़ते हैं 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। बोले सिक्किम भी तो एक राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया था, तो इसके लिए संविधान संशोधन क्यों हुआ 35-36, है ना, इसको तो एक साधारणता विधि बनाकर शामिल कर लेना था। तो यहाँ क्लियर रखो अपने दिमाग में बात कि सिक्किम पहले एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल हुआ था, किसी नए राज्य के रूप में नहीं, एक सहायक राज्य के रूप में एसोसिएटेड स्टेट के रूप में शामिल हुआ था। फिर आगे चल करके इसको राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो यह सिक्किम की स्थिति जो है बहुत अलग थी। एसोसिएटेड राज्य का मतलब होता था कि वहां के जो सिक्किम के आंतरिक मामलों में भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन फिर धीरे से अगले साल ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अभी इसको भी हम समझेंगे 1975 में जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, और इसको लेकर के राज्यों को कितने राज्य हुए, कितने राज्यों का निर्माण हुआ, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। लेकिन कहानी यहां पर यह थी कि भाई जब आर्टिकल 4 में यह बात कही गई है तो सिक्किम को लेकर के कहानी क्यों हुई ये समझ में आ गया होगा। अब भारत के एकीकरण पर आते हैं। तो भारत के एकीकरण की यहाँ कहानी समझ लो। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है तो बहुत सारी रियासतें होती हैं, तो रियासतों का देखो विलय हो जाता है। रियासतों को यह बोला जाता है कि आपके पास यहाँ पर मौका है, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या आप किसके साथ चले जाओ, भारत के साथ चले जाओ। तो ज्यादातर जो रियासतें होती हैं वो भारत के साथ शामिल होती हैं, और जो आपकी समझिए नॉर्थ ईस्ट में रियासतें रहती हैं वो पाकिस्तान के साथ चली जाती हैं, स्थान विशेष को देखते हुए जहां सहूलियत होती है। लेकिन कुछ रियासतें होती हैं 3 जहां पर नौटंकी होती है। वो 3 रियासतें कौन सी थी? एक आपकी थी जम्मू कश्मीर की, हैदराबाद की, कश्मीर की।
ठीक है, हैदराबाद की, जूनागढ़ की और कश्मीर की, ये 3 प्रमुख रियासतें होती हैं जहां पर थोड़ी सी दुविधा आती है। तो तीनों रियासतों का भी हालांकि विलय कर दिया जाता है। जैसे हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई, जहां ऑपरेशन पोलो आपने पढ़ा होगा, पुलिस कार्रवाई की जाती है। जूनागढ़ रियासत जो है आपकी रेफरेंडम जनमत संग्रह के द्वारा मिला ली जाती है। और कश्मीर वाली समस्या आपको पता है कि विलय पत्र पर साइन कराए जाते हैं और फिर तीनों रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन जाती हैं। तो ऐसे हमने रियासतों का विलय किया और भारत का एकीकरण जब कंप्लीट होता है, फिर बात करते हैं अब भैया भारत में किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। उससे पहले जून 1948 सुनिए और ये कहानी समझिए। ये कहानी जैसे सुनोगे तो ये सारे फैक्ट जो आपके दिए हुए हैं ये सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। फिर आप इनको उठाकर फैक्ट को पढ़ना, बिल्कुल एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। होता क्या है भाई, सब संविधान विद बैठते हैं, है ना, संविधान सभा आपको पता है इस समय सारे सदस्य बैठे हुए होते हैं, चर्चा चल रही होती है कि यार जो संविधान सभा में चर्चा ये हो ही रही होती है कि राज्यों का जो निर्माण होना चाहिए ये किस आधार पर होना चाहिए। आधार के मानक बहुत सारे थे, भाषा के आधार पर कर दिया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर दिया जाए, कैसे इनकी ज्योग्राफिक जो सीमा रेखा है कैसे डिसाइड की जाए। तो यहाँ बात आती है, सबसे पहले जो एक कमीशन देखने को मिलेगा एसके धर आयोग। अब एसके धर आयोग जो है, एसके धर साहब की अध्यक्षता में जो कमीशन बैठता है, यह पूरा एक तरीके से देखो खाका तैयार करता है और बोलता है कि यह आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाषा के आधार पर बिल्कुल आपको राज्यों के गठन करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? उसका कारण होता है कि अगर भाषाई आधार पर हम राज्य बनाने लगे तो भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, भाषाई विविधता है कि बहुत सारे राज्य बनकर तैयार हो जाएंगे और कई राज्य अपनी अपनी भाषाई विविधता को दिखाते हुए, दर्शाते हुए ये मांग करेंगे और फिर भारत की अखंडता को बनाकर रखना या भारत की एकता को बनाकर रखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ये पूरी डिबेट थी एसके धर आयोग में। तो एसके धर आयोग से आपसे प्रश्न बनेगा कि भाषाई आधार पर क्या विभाजन, जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया था? बोले नहीं, अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर जेबीपी, है ना, जेवीपी है, इसको सही कर लेना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, यह कमेटी बनती है और इस कमेटी के द्वारा भी वही सेम बात दोहराई जाती है जो धर आयोग ने, एसके धर आयोग ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, भाषा के आधार पर बिल्कुल सही नहीं है राज्यों का पुनर्गठन करना। तो यहां बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण में इसके बाद, हाँ, जब ये भाषाई आधार पर एसके धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने अस्वीकार कर दिया। अब साउथ में, साउथ की बात आती है। साउथ में आंध्र प्रदेश जगह है, आंध्र प्रदेश में ही पोट्टी सी रामालुलु, ठीक है, जो श्री रामालू हैं, इन्होंने ये अनशन पर बैठ जाते हैं। 56 दिनों के अनशन पर बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जब मृत्यु जैसे ही होती है तो आंध्र प्रदेश में बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि वहां भाषाई आधार पर राज्य की मांग बहुत तेज बढ़ जाती है जैसे ही श्री रामालू का निधन होता है 56 दिनों के अनशन पर बैठने के बाद। और यहां देखो भाषाई आधार पर यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की निर्माण की बात हो रही थी और जिसको लेकर के फिर सरकार को आगे झुकना पड़ता है। और 1 अक्टूबर 1953 का वह दिन होता है जहां पर भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ, वह था भैया आंध्र प्रदेश। अभी तक इसके धर आयोग और जेवीपी समिति जो लगातार इस बात को मानने से नकार रहे थे कि भाषाई आधार पर ठीक नहीं है, अब इन्होंने जैसे ही पहला राज्य गठित कर दिया आंध्र प्रदेश, आसपास के जो राज्य हैं कर्नाटका, तमिल, इन सब में क्या होगा, ये सब भी प्रोत्साहित हो जाएंगे कि हाँ भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है। तो इसी के बाद सरकार तुरंत एक्टिव होगी और 1953 में ही एक आयोग का गठन करेगी जो बोलेंगे फजल अली आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा, फजल अली आयोग, जिसके सदस्य रहते हैं के एम पणिकर और हृदयलाल कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिकर, फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग क्या बोलता है, ये कहेगा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर हो सकता है। तो भाषा को पहली बार किसी ने आधार माना राज्यों के पुनर्गठन का, तो वो कौन था, फजल अली आयोग। यहां याद रखना प्रश्न भी बनाया जाता है। एसके धर जेवीपी दोनों ने नकार दिया और फजल अली आयोग क्या है, मजबूरन माना, क्योंकि 1953 में आंध्र प्रदेश में जो घटना हो गई, इसके बाद फिर फजल अली आयोग ने इस बात को एक्सेप्ट किया, चलो भाई भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन एक बात को यहां पर अस्वीकार किया कि एक राज्य एक भाषा नहीं। ऐसे तो ना जाने कितने राज्य बनकर तैयार हो जाएंगे भारत में, तो एक राज्य एक भाषा का कॉन्सेप्ट नहीं, एक राज्य के अंतर्गत 2-3 भाषा भी हो सकती है, ठीक है।
द्विभाषी सिद्धांत भी, और आजकल मांग भी चलती है त्रिभाषी सिद्धांत की, ठीक। तो इस तरीके से देखो, एक राज्य एक भाषा सिद्धांत को तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन भाषा को आधार बनाया जा सकता है राज्य पुनर्गठन का, तो उसको स्वीकार किया। इसके बाद जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बनता है, यह अधिनियम बनता है, और अधिनियम के बाद 14 आपके स्टेट और 6 आपके यूटी, ये याद रखना, कितने, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर तैयार होते हैं। तो ये 1956 की बात है। अब आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है, यहां समझ लो, सारा यहां पर इजिली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, जितना यहां समझाया जा रहा है ना, बस उसके बाद क्वेश्चन लगाना जाकर के, देखना एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो 1956 की बात है, तो 1956 में, ये लिस्ट अभी बाद में देखना, पहले यहां समझो। 1956 में आपका 14 राज्य थे और 6 यूटी थे। फिर आपका प्रीवियस ईयर उठाना, और जहां से लगातार रिपीट करता है, ठीक है, रिपीट करता है क्वेश्चंस। कैसे रिपीट करता है, बार बार राज्यों के वर्ष दे देगा सामने, और आगे राज्य दे देगा, यानी कि कौन सा राज्य किस वर्ष आपका गठित किया गया, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक टेबल आता है, अक्सर टेबल फॉर्मेट में, या क्रम लगाने को आएगा कि भाई 4 राज्य देगा, उनके गठन के आधार पर उनका क्रम लगाइए। अब भाई लगाते रहोगे तब ना, जब उनका सन याद होगा। यहाँ सन याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं मेजर मेजर जो राज्य हैं, जिनके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस खूब रिपीट होते हैं, अगर 2 भी आ गए ना आपको, तो 2 आने के बाद, 3 आने के बाद भी एलिमिनेशन मेथड लगाया करो। तो जैसे 1956 में हमें पता चला कि 14 राज्यों का गठन हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो 1960 पर सीधे आना है। 1960 में होता क्या है, जो बॉम्बे एक अपने आप में राज्य था, तो बॉम्बे से ही 2 राज्य निकाले गए, बॉम्बे और गुजरात, ठीक है, बॉम्बे और गुजरात, 2 राज्य आपके 1960 में। फिर आपको +3 करना है, +3 बोले तो 1963, और 1963 में आपका नागालैंड राज्य बनता है। क्लियर तरीके से यहां समझ लेना, जो बताया जा रहा है आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। 56 तक तो पता ही है आपको, पूरी कहानी समझ में आ गई। फिर 60 से शुरू करेंगे, और 60 में +3 करेंगे, और 63 में फिर +3 करेंगे, तो 1966 पहुंचेंगे। 1966 में आपको पता चलेगा पंजाब से आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 आपके 2 राज्य और एक यूटी बनकर तैयार होता है। तो 56 के बाद हमने 60 पर पहुंचे, 60 से +3 किया तो 63 पे आए, और 63 से +3 किया तो 66 पे आए। ये 3 आपको याद रखने हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में आए हैं। तो 60 में आपके बॉम्बे और गुजरात बनता है, और 63 में आपका नागालैंड बनता है, 66 में वही पंजाब से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बनकर तैयार होता है। ये 3 हो गए प्रमुख। अब आते हैं 1971 में। 1971 में क्या होता है भाई, 1971 में देखो होता ये है, एक तो वार चल रहा होता है, ये तो पता है, बांग्लादेश के साथ में जो पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ, तो भारत पाकिस्तान भी लड़े। तो हम क्या हुआ, हम यहाँ पर देखेंगे हिमालय की ओर गए, हिमालय यानी कि हिमाचल प्रदेश हमने याद किया। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में आपको क्या दिखाई देते हैं, बोले हिमाचल प्रदेश में हमें मेघ दिखाई देते हैं, तो मेघ से याद हो गया मेघालय। तो 1972 आपको याद हुआ, मेघालय राज्य का गठन हुआ। 1971 क्या है, हिमाचल प्रदेश है। इसको एक कहानी से कनेक्ट किया हमने, 71 वाले युद्ध से। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश याद हुआ, क्योंकि हिमालय वहां पाकिस्तान और भारत भी आमने सामने खड़े हो गए थे, तो हिमाचल प्रदेश याद हुआ। हिमाचल में मेघ दिखे तो मेघालय याद हुआ। फिर आगे बात करेंगे 1975, जो हमने सिक्किम पीछे चर्चा की थी, तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, 1975। तो 71 याद, 72 याद, 75 याद। फिर 1987 में बहुत आपसे एग्जाम में आता है, क्योंकि गोवा और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपके ऐसे देश हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। गोवा को कब मिला राज्य का दर्जा, अरुणाचल प्रदेश को कब मिला, 87 में। ये कुछ प्रमुख वर्ष ही बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। फिर वर्ष 2000 वाले रिपीट होते हैं। 2000 वालों में भी क्रम याद रखना है, कि पहले देखो एमपी से हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ को निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, यूपी से उत्तराखंड को निकाल दिया, और तीसरा कौन सा था, बिहार से हमने झारखंड को निकाल दिया। 3 आपके सन 2000 में राज्य अलग होते हैं। क्लियर। तो यही आपके एग्जाम में देखो रिपीट होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमने 60 वाला देखा, 60 में +3 किया 63, 60 में बॉम्बे गुजरात, 63 में क्या है, 63 में भैया नागालैंड है, 66 में क्या है, 66 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ है, ये तीनों याद एकदम। फिर 71 से शुरू करेंगे, हिमाचल, हिमाचल पे मेघ, और मेघ के आगे फिर 75 का सिक्किम याद ही है, तो ये तीनों वर्ष याद हो गए। फिर 87 वाला वर्ष एकदम याद कर लेना। 87 क्या है भाई, गोवा और अरुणाचल प्रदेश है। अरुणा को कहां जाना है, गोवा जाना है, ठीक है। तो 1987 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और फिर 2000 वाला है, ये भी सभी को याद रहता है। इतने ही प्रमुख हैं वर्ष जो आपको याद करने हैं। एक छोटा सा तरीका बताया गया,
तरीका ऐसे बताया गया कि ये रिवीजन में जब आप इस मेथड को यूज करोगे तो मेथड को यूज करते ही आपको क्या हो जाएगा, आपको एटलीस्ट इनके वर्ष याद रहेंगे तो आप क्रम क्रोनोलॉजी लगा सकोगे, क्योंकि यहां से क्रोनोलॉजी ही पूछा जाता है। और आप कंफ्यूज होते हो यार 1971 है, 1987 है, 60, 63, 66, ये एकदम याद रखना है। 60 शुरू होगा बंबई से, ठीक है, कहानी बंबई से शुरू होगी, और 63 आपकी नागालैंड, एक बार मैप पर ही बना लेना, बंबई से शुरू होगी 60 में, फिर आपका नागालैंड जाएगी, फिर आपका 66 कहां जाएगा, पंजाब जाएगा। ठीक, ये आपका ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। 60, 63 और 66 की भी कहानी आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, और ये तीनों आपसे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए +3 करके मैंने याद किया था, वही आपको देखो यहाँ पर तरीका बता दिया ताकि आपको भी एग्जाम में याद रहे। एग्जाम में याद रहेगा तो आपसे आंसर सही टिक होगा। अब लास्ट आते हैं नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर। सिटीजनशिप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, और भारत को एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक इन दोनों के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो जो एकात्मक व्यवस्था में आपका एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता यानी कि केवल भारत की नागरिकता होती है, यह भी आपके भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। ये हो गई नागरिकता की एकदम बेसिक सी जानकारी, जिसको भाग 2 में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक का प्रावधान हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गई बेसिक जानकारी। और ये जो अनुच्छेद थे, हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर 1949 को जब आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, तो नागरिकता के अनुच्छेद जो होते हैं वह भी आपके 26 नवंबर को लागू कर दिए जाते हैं। एक एक करके इन ब्रीफ अनुच्छेदों को देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 5 में देखिए, अगर भारत का डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब है वहां निवास करता है भारत में, या स्थायी निवास की मंशा रखता है, तो 26 नवंबर 1949 को जब नागरिकता संबंधी प्रावधान लागू हो रहे थे, तो या तो उस व्यक्ति का जन्म कहां पर हुआ हो, भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान जब लागू हो रहा है उससे 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा है व्यक्ति, तो वो क्या माना जाएगा, डोमिसाइल के बेस पर भारत का ही नागरिक माना जाएगा। क्लियर। 3 प्रमुख देखिए प्रावधान उस दिन किए गए। क्या 3 प्रमुख थे आर्टिकल 5 में बताया गया, या तो उसका जन्म, या उसके माता पिता का किसी का जन्म हुआ हो, या फिर वो 5 साल पहले से भारत में ही रह रहा हो, तो फिर वो भारत का ही नागरिक, उसको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। आर्टिकल 5 में ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को एक साथ पढ़ना। आर्टिकल 6 में बोला गया है यदि कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है, और आर्टिकल 7 में बोला गया है कि कोई भैया इंडिया से पाकिस्तान चला गया था और फिर पाकिस्तान से इंडिया आया है। ठीक, तो इस तरीके के प्रावधान हैं जो आर्टिकल 6 और 7 में बोले गए। अब आर्टिकल 6 में जो एक डेडलाइन दी गई 19 जुलाई, ये तारीख याद रखना। आर्टिकल 6 बोला गया भैया पाकिस्तान से भारत आए हो, अब 19 जुलाई 1948 क्या तारीख थी, 19 जुलाई 1948 के यदि पहले आप भारत आ गए हो, यानी कि आप पाकिस्तान से आए 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ गए, विभाजन कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 19 जुलाई 1948 तक का टाइमलाइन दे दिया कि अगर इस बीच भी अगर भैया आप भारत आ गए हो तो आप पर कोई नियम नहीं लागू होगा, आप भारत के क्या हो जाओगे, आप भारत के सिटीजन हो जाओगे, सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर भैया 19 जुलाई के बाद आए हो, 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो, तो आपको 6 महीने लगातार रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि इंडिया से मान लीजिए पाकिस्तान चले गए थे, अब पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, और भारत कब आए, मार्च 1947 के बाद, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत मार्च 1947 के बाद यदि भारत आ रहे हो और फिर वापस गए, सॉरी मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से फिर भारत आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 6 वाली जो भी ये प्रावधान है, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 6 महीने तक लगातार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। 6 वाले जो प्रावधान है उन्हीं शर्तों का पालन करना पड़ेगा। आर्टिकल 8 कहता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं माता पिता दादा दादी, ये जो है इनका जन्म किसी का किसी में भारत में हुआ होगा, तो वो एम्बेसी में क्या है पंजीकरण करवाकर नागरिक बन सकते हैं। यह प्रावधान किया गया भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए। आर्टिकल 9 से नो याद रखना, नो मींस नो सिटीजनशिप रहेगी, नो आर्टिकल 9 और नो कैसे, नो को क्या पढ़ना है, नो पढ़ना है, नो सिटीजनशिप, यानी कि अगर आपने एक भारत की सिटीजनशिप के अलावा कोई दूसरी देश की जो आपने नागरिकता लेने की कोशिश की तो आपकी नो सिटीजनशिप हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, निषेध हो जाएगी, दोहरी नागरिकता का बिल्कुल प्रावधान नहीं है यहाँ पर।
आर्टिकल 10 कहता है कि जो भी नागरिक हैं वो नागरिक बने रहेंगे, किंतु संसद की शक्ति के तहत ही, यानी कि संसद जो है अधिकार देगा, जो भारत के नागरिक हैं वो आगे नागरिक बने रहेंगे। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता जो समाप्त करने की शक्ति है वो किसके पास है, कानून बनाने की शक्ति, वो भी संसद के पास है। इसी आधार पर जो सिटीजनशिप एक्ट बना था 1955 का, संसद के द्वारा बनाया गया था। यहाँ कानून बनाने का अधिकार भी किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। और अभी 2019 का जो अधिनियम है, 2020 से जो लागू हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसकी चर्चा क्यों की गई है, ये थोड़ा सा चर्चा इसकी कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण नहीं रहा है। ये बेसिकली किन देशों के लिए था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एट्रोसिटी बढ़ रही है इन देशों में, तो उन्हें नागरिकता देने के लिए, उन्हें भारत में नागरिकता देने के लिए यह संशोधन किया गया और बोला गया कि भाई यदि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यहाँ मुस्लिम नहीं है, बस इतना याद रखना, क्योंकि मुस्लिम इन देशों में क्या नहीं है, माइनॉरिटी में भी नहीं है। और जो यहाँ पर शोषण होता है, यहाँ माइनॉरिटी, इंसानी माइनॉरिटीज का ही शोषण हो रहा है। इसलिए इन सभी माइनॉरिटीज के लिए प्रावधान किया गया, यदि इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है, तो 6वीं अनुसूची इनर लाइन परमिट पर किए गए क्षेत्रों में यदि वे नहीं रह रहे हैं, तो भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। यदि 31 दिसंबर 2014 से पहले ये सारे जो माइनॉरिटीज हैं, कौन से माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, और किस देश के हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देशों के हैं, तो इन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये संशोधन किया गया था। इस संशोधन के बारे में इतनी ही जानकारी रखो बस। अब देखो हमने क्या क्या इसमें कवर कर लिया। हमने सोर्सेस पढ़ लिए, सोर्सेस साथ के साथ याद हो गए। फिर हमने प्रियम्बल पढ़ लिया, प्रियम्बल से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो याद कर लिए। फिर आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ लिया, यानी कि यूनिट आपका जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और आपका सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप हमने नागरिकता भी पढ़ ली। तो आर्टिकल 11 तक का आपका भारतीय संविधान क्लियर है। अब बताओ आप लोग, अब फीडबैक दो, क्योंकि अब वीडियो हो गया है कंप्लीट। अब बताओ भैया, ये जो फ्लो है, जो याद करने का तरीका है, ये याद हो रहा है इससे कि नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, मजा पूरा आना चाहिए, है ना। मजा आएगा तभी वीडियो देखने में भी आपको क्या है, नीरसता नहीं होगी। और फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस देखो, एक तो पीवाईक्यू होते हैं, क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करना है। दूसरा, आप अभ्यास यदि अपने स्तर पर कोई एमसीक्यू सीरीज सॉल्व कर रहे हो, कोई भी पॉलिटिक रखते हो, उसको सॉल्व करो, कहीं से भी सॉल्व करो, ठीक है। इससे बाहर नहीं देगा क्वेश्चन, क्या ही इससे बाहर बनाएगा। एक दो क्वेश्चन बाहर बनाता है तो वहां पर पढ़ लेना यार। और या फिर कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो, अब सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, तो पॉलिटी की आप सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी लगा करके देख लो, ठीक। अब ओवरऑल आपका ये होना चाहिए निष्कर्ष कि भाई ये करने के बाद आपके प्रश्न सही होने चाहिए बस, ठीक। अब आप फीडबैक दो, फीडबैक देकर बताओ कि भाई मजा आया कि नहीं आया। चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, धन्यवाद।